क्या आपने कभी सोचा है कि एक टूथपेस्ट से एक 45,000 करोड़ की एम्पायर कैसे खड़ी हो सकती है? एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम एक साधु से आया था जो सिर्फ योगा सिखाते थे, उसने भारत के सबसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स को उन्हीं के घर में कैसे टक्कर दी। एक ऐसी कंपनी जिसका शुरुआती दिनों में ना तो कोई एड बजट था और ना ही सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, फिर भी उसने दुनिया की सबसे टफ मार्केट में अपनी जगह बना ली। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है पेट्रियोटिज्म की, मार्केटिंग जीनियस की और हाँ, कंट्रोवर्सीज की भी। तो कैसे शुरू हुआ ये सब? क्या पतंजलि ने सचमुच HUL, डाबर और कोलगेट जैसे जायंट्स को हरा दिया? और क्या आज भी ये एम्पायर उतना ही मजबूत है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ और ही सीक्रेट्स? चलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे मनी बिहाइंड ब्रांड्स की ये कहानी को। पतंजलि आयुर्वेदा की कहानी एक सिंपल विजन से शुरू होती है, आयुर्वेदा को हर घर तक पहुंचाना। साल था 2006 और इसके पीछे थे दो लोग, योग गुरु बाबा रामदेव और आयुर्वेदा को जानने वाले आचार्य बालकृष्ण। FMCG मार्केट पर तो कोलगेट, HUL, नेस्ले और डाबर जैसे जायंट्स का राज था। ऐसे में पतंजलि के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। यहाँ उनका अप्रोच अलग था। उन्होंने पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च से सीधा चैलेंज कर दिया। च्यवनप्राश, हनी, एलोवेरा जेल, घी, आंवला जूस और सबसे पॉपुलर केश कांति शैम्पू। और इसमें से हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर से लगभग 20% कम था। और भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सस्ती चीजें बनाना काफी नहीं होता, उन्हें लोगों तक पहुंचाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहां उन्होंने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला, आरोग्य केंद्र। एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल जिसमें लोग अपने पैसे डालकर अपने एरिया में जगह जगह पतंजलि के छोटे नए स्टोर खोल सकते थे। इसके दो फायदे हुए। पहला, पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हुआ और दूसरा, हर एक नया स्टोर पतंजलि के लिए एक फ्री एडवर्टाइजमेंट बन गया। सोचिए 2008 से 10 के बीच क्या आपको अपने एरिया में एक नया पतंजलि स्टोर खुलता हुआ याद है? और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव खुद एक चलती फिरती मार्केटिंग मशीन थे। न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू, टीवी चैनल्स पर योगा कैंप्स और लाखों की भीड़ में प्रवचन, ये सब उनके लिए एक फ्री पब्लिसिटी थी। जब बाबा रामदेव टीवी पर कहते थे ये है असली भारत का प्रोडक्ट, तो लोगों को लगता था कि वो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे बल्कि एक आंदोलन, एक मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। पतंजलि के बिजनेस को समझने का सबसे आसान तरीका है उनकी फाइनेंशियल टाइमलाइन को समझा जाए, जो कि किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 2006 में पतंजलि का टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़ रुपए, लेकिन 2011-12 तक ये नंबर पहुंचा 300 करोड़, मतलब 6 गुना ग्रोथ। फिर 2014 से 15 तक यह जंप करके पहुंचा 2000 करोड़ और फिर बस कुछ ही सालों बाद 2015 से 16 में टर्नओवर पहुंच गया 8000 करोड़ तक। ये वो दौर था जब हर घर में पतंजलि का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर होता था। और इसी समय मैगी पर बैन लगा था, तो पतंजलि ने लॉन्च कर दिया था खुद का आटा नूडल्स। टीवी पर झटपट बनाओ और हेल्दी बनाओ वाला एड हिट हो गया। लेकिन ग्रोथ की यह सिर्फ इकलौती वजह नहीं थी। पतंजलि ने एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पतंजलि घी, जो एक नई प्रॉफिटेबल कैटेगरी बन गई। पतंजलि हनी, जिसने डाबर की मोनोपोली को मार्केट में तोड़ दिया। दंत कांति, केश कांति, हर्बल सोप्स, हर सेगमेंट में एक सस्ता और एक देसी अल्टरनेटिव। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती। एक रॉकेट जैसी ग्रोथ के बाद एकदम से ब्रेक लग गया और 2017 के बाद इनका टर्नओवर 10,000 करोड़ से गिरकर हुआ 8,000 करोड़। मतलब कुछ ही सालों में 2,000 करोड़ का वाइप आउट। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे 4 मेन वजह हैं। पहला, GST का शौक। जुलाई 2017 में GST आया। अब हर ट्रांजैक्शन डिजिटल सिस्टम में रिपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन पतंजलि का बैकएंड सिस्टम इस चेंज के लिए तैयार नहीं था। बिलिंग्स और इन्वेंट्री आउटडेटेड थे और रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स को समय पर माल नहीं मिला। और FMCG में अगर आपकी शेल्फ एम्प्टी है तो कॉम्पिटिटर्स तुरंत फायदा उठाकर उस गैप को फिल कर देते हैं। दूसरा कारण, ओवर एक्सपेंशन। बाबा रामदेव ने हर कैटेगरी में एंट्री ले तो ली थी, टूथपेस्ट से डेयरी, बिस्किट से कॉस्मेटिक, नूडल्स से फ्रोजन फूड तक, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था कि इतने सारे प्रोडक्ट्स मैनेज भी कर पाए। तीसरा कारण, क्वालिटी इश्यूज। जैसे जैसे स्केल बढ़ा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगी। प्रोडक्ट FSSAI के क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए, उन पर बैन लग गया। और जैसे ही यह खबर लोगों के सामने आई, पतंजलि की आयुर्वेदिक और हर्बल वाली पोजीशनिंग को झटका लगा। चौथा कारण, ब्रांड डाइल्यूशन। पतंजलि का USP था हेल्थ और आयुर्वेदा, लेकिन जब उन्होंने नूडल्स, बिस्किट और जीन्स तक बेचना शुरू कर दिया तो लोग कंफ्यूज हो गए, ये कोई हेल्थ ब्रांड है या फिर कोई
कुछ भी बेच देने वाली ऐसी जेनरिक एफएमसीजी कंपनी। ये वो वक्त था जब कंपनी अपने पीक से गिर गई। लेकिन दोस्तों, असली बिजनेसमैन वही होता है जो अपने सबसे बड़ी कमी को अपने सबसे बड़ी ताकत बना ले, और पतंजलि ने भी वही किया। दिसंबर 2019 में पतंजलि ने एक बैंक करप्ट कंपनी रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा और उसका नाम बदल कर रख दिया पतंजलि फूड्स। सोचिए, एक कंपनी जो अपनी सप्लाई चेन प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसे एक ऐसी कंपनी खरीदी जिसके पास इंडिया भर में 13 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। मतलब बिना कोई फैक्ट्री लगाए उन्हें इंस्टेंटली मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल गई। और सबसे बड़ी बात, रुचि सोया का न्यूट्रेला ब्रांड, इससे पतंजलि ने डायरेक्ट एंट्री ले ली थी 2 लाख करोड़ के एडिबल ऑयल और प्रोटीन फूड मार्केट में। इसी एक्विजिशन ने पूरा गेम पलट दिया और इसी वजह से 2024 तक पतंजलि फूड्स का टर्नओवर हो गया 45,000 करोड़। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है या सिर्फ खुद को बड़ा दिखा रही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। न्यूज में हेडलाइन बनती है 45,000 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू पिक्चर का आधा गेम है, मेन गेम है प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पतंजलि के मॉडल को समझने पर एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स समझ में आता है। FY23 में पतंजलि फूड्स का नेट प्रॉफिट था 886 करोड़। 2 साल में FY25 में ये बढ़कर हुआ 1300 करोड़। मतलब कंपनी बेच तो रही है और पैसा भी कमा रही है, लेकिन कैच क्या है? पतंजलि के बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर है एडिबल ऑयल, और एडिबल ऑयल एक लो मार्जिन इंडस्ट्री है। मतलब चाहे रेवेन्यू कितना भी बड़ा हो, प्रॉफिट मार्जिन बस 2 से 4% के बीच में रहता है। अब अगर हम कंपेयर करें HUL, डाबर, कॉलगेट जैसे प्लेयर्स से, तो HUL और डाबर कंफर्टेबली 14 से 16% के बीच मार्जिन लेते हैं। कॉलगेट जैसे प्रीमियम प्लेयर्स 30% तक मार्जिन निकाल लेते हैं। तो पैराडॉक्स क्लियर है, रेवेन्यू के हिसाब से तो पतंजलि टॉप जायंट्स के बराबर खड़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अभी भी वो उनसे काफी पीछे है। इसका रीजन सिंपल है, यहाँ पतंजलि ने वॉल्यूम का गेम खेला है। उनकी स्ट्रैटेजी है कि मार्जिन कम रखो, सस्ती चीजें बेचो और अपने प्रोडक्ट को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचा दो। इससे उनकी सेल्स तो ऊपर आएगी ही, प्रॉफिट भी निकल कर आएगा। लेकिन यह सिर्फ एडिबल ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। पतंजलि के पास एक गोल्डन साइड भी है। उनकी हाई मार्जिन कैटेगरीज, घी, हनी, च्यवनप्राश, बिस्किट, हर्बल पर्सनल केयर, ये प्रोडक्ट्स उन्हें 15 से 20% तक मार्जिन देते हैं और आज के समय में ये पूरे बिजनेस का लगभग 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एडिबल ऑयल उन्हें वॉल्यूम और स्टेबिलिटी देता है और हर्बल प्रोडक्ट्स मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक तरफ तो पतंजलि एक मास मार्केट वॉल्यूम ड्रिवन प्लेयर है जो हर घर तक सस्ता प्रोडक्ट पहुंचाता है, और दूसरी ही तरफ वो अपने आयुर्वेदा बेस्ड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम पोजीशनिंग भी बना रहा है। और अब सवाल आता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये है किसकी? पतंजलि आयुर्वेदा और पतंजलि फूड्स दोनों ही कंपनी का फाइनल कंट्रोल उनके को फाउंडर आचार्य बालकृष्ण के हाथ में है। उनके पास कंपनी के लगभग 94% शेयर्स हैं। बाबा रामदेव जो ब्रांड का पब्लिक फेस है, टेक्निकली वो किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, वो दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस कंपनी के हर एक डिसीजन पर होता है। ये स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। बाबा रामदेव पब्लिक में रहकर ब्रांड को लीड करते हैं, तो वहीं आचार्य बालकृष्ण बैकएंड में रहकर ऑपरेशंस और फाइनेंस संभालते हैं। दोनों की जोड़ी काम कर गई, एक ने बनाया ब्रांड और एक ने बिजनेस। दोस्तों, पतंजलि की फाइनेंशियल जर्नी जितनी ड्रामेटिक है, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है उनकी पब्लिक इमेज की जर्नी। इसके 3 दौर आए। पहला दौर स्वदेशी का सुपरमैन। 2006 का इंडिया याद कीजिए, हर टीवी पर फॉरेन कंपनीज का ही बोलबाला था। ऐसे में अचानक से एक देसी ब्रांड आया, पतंजलि, और उसके आगे खड़े थे बाबा रामदेव। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, बेचा एक भरोसा। लोग उन्हें बिजनेस ऑनर नहीं बल्कि एक संत, एक हेल्थ गुरु मानने लग गए थे। जब टीवी पर वो कहते थे ये है असली भारत का प्रोडक्ट, तो लोग इसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फर्ज समझकर खरीदते थे। वो एक इमोशन था, एक जुनून था। उस वक्त पतंजलि था देशभक्त। फिर दूसरा दौर आया, फॉल फ्रॉम ग्रेस। जब आप इतने तेजी से आगे बढ़ते हो तो गिर ही जाते हो। कंट्रोवर्सीज इन्हें घेरने लगी, फॉल एडवर्टाइजमेंट केसेस, प्रोडक्ट क्वालिटी पर सवाल, और फिर आई 2020 की वो बड़ी घटना, कोरोनिल। कोविड के बीच पतंजलि ने क्लेम किया कि उन्होंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। दुनिया भर के डॉक्टर्स चिल्लाए, मीडिया ने फायर किया, पर आयरनी देखिए, जितना ज्यादा मीडिया ने क्रिटिसाइज किया उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बिकता चला गया, और सिर्फ 4 महीने में 85 लाख यूनिट्स, मतलब 241 करोड़ का रेवेन्यू।
तो एक तरफ ब्रांड की क्रेडिबिलिटी गिर रही थी तो दूसरी तरफ बिजनेस बढ़ रहा था। यहाँ से पतंजलि का इमेज बदल गया और स्वदेशी सुपरमैन से ये बन गया कंट्रोवर्शियल किंग। फिर तीसरा दौर आया, द कमबैक। 2021 के बाद पतंजलि को एहसास हुआ कि अब इमेज ठीक करनी पड़ेगी। कोर्ट केसेस थे, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे। उन्होंने अपने सिस्टम सुधारे, रूल फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर 2025 का वो दिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस बंद कर दिए, वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। आज पतंजलि एक स्टेबल कंपनी है, एक सॉलिड बिजनेस है। ये थी इमोशन से कॉरपोरेशन तक की एक कहानी। शायद भारत के हर सक्सेसफुल बिजनेस की यही कहानी होती है।